हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हमारी जो वीडियो नंबर है थर्ड, हमने 2 टीचिंग मेथड के टॉपिक्स पहले कर लिए हैं जिसकी वीडियो मैंने पोस्ट कर दी है, आप देख सकते हैं। आज हम करने वाले हैं चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश पढ़ाते वक्त कौन कौन सी चुनौतियाँ आती है, टीचर को कौन कौन सी चुनौतियाँ फेस करनी पड़ती है, कौन कौन से चैलेंजेस हैं वो हम देखेंगे। तो मैंने इसके नोट्स आपके लिए तैयार किए हैं, तो होप सो आपको पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओवरव्यू ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या ओवरव्यू, प्रेजेंट कंडीशन क्या है इंग्लिश की हमारे जो इंडिया है उसमें। मोस्ट सिग्निफिकेंट लैंग्वेज इवन आफ्टर द ब्रिटिशर्स आज हमारे देश को छोड़ के चले गए, फिर भी उनकी जो ये इंग्लिश लैंग्वेज है उसका सिग्निफिकेंट आज भी हमारे देश में है, ऐसा हम सब जानते हैं। ये अब ऑफिशियल लैंग्वेज बन चुकी है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बन चुकी है। हर किसी ऑफिशियल काम में इंग्लिश लैंग्वेज को प्रायोरिटाइज किया जाता है। हिंदी की जगह इंग्लिश ने ले लिए, हम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ में हम आज इंग्लिश को देखते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज क्यों ज़रूरी है। असेंशियल फॉर वेरियस प्रोफेशन इंक्लूडिंग बिजनेस, इंजीनियरिंग, साइंस, एकेडमिक, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर इंग्लिश हमें दिखाई देती है। एकेडमिक्स में बिजनेस करते हैं, वहाँ पर हम कोई इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हैं, वहाँ पर साइंस से रिलेटेड कोई कोर्स कर रहे हैं, तो हर जगह हमें आजकल इंग्लिश ही दिखाई देती है। और इंग्लिश से एक और फ़ायदा होता है कि हम इंटरनेशनल जॉब्स अपॉर्चुनिटी पा सकते हैं, इंटर रिलेट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं लोगों से, लिंक बना सकते हैं लोगों से। तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब हम आते हैं चैलेंजेस क्या है इंग्लिश टीचिंग के अंदर। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसके अंदर क्या होता है, जो बच्चा है उसका एक नेगेटिव माइंडसेट क्रिएट हो चुका है कि इंग्लिश तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, हमसे नहीं हो पाएगी। तो ये नेगेटिव माइंडसेट है ना, वो ही सबसे बड़ा चैलेंज है। लोग पहले ही डीमोटिवेट हो जाते हैं कि हम ये लैंग्वेज नहीं कर सकते या इसको हम नहीं समझ सकते। सेकंड है फैकल्टी मेथड ऑफ टीचिंग। जो हमारे टीचर्स होते हैं, हमारे फैसिलिटेटर होते हैं, हमें जो पढ़ाते हैं, वो टीचिंग के आउटडेटेड मेथड को यूज़ करते आ रहे हैं, पहले भी करते थे और अभी भी करते हैं। जो अनइफेक्टिव है, वो मेथड अनइफेक्टिव है, उससे बच्चों के कम्युनिकेशन में या इंग्लिश को सुधारने में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब हम सब भी स्कूल्स में पढ़ते हैं, हमने भी इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट कितना पढ़ा है, लेकिन आज तक बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इंग्लिश कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि टीचर्स ने ही, जो टीचर्स के मेथड थे पढ़ाने के, वो ही डिफेक्टिव थे या अनइफेक्टिव थे या आउटडेटेड थे। जैसे कि टीचर्स कैसे करते थे, ट्रांसलेशन का यूज़ करते थे। मोस्टली टीचर क्या है, ट्रांसलेट कर देते थे चैप्टर्स को, या फिर कुछ टीचर्स क्या करते थे, एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चंस दे देते थे हमें, जो हमें रोट मेमोराइजेशन, यानी हम रट्टा मार के उसको याद कर लेते थे ताकि एग्ज़ाम तो पास हो ही जाए। हम इंग्लिश को एज ए इंग्लिश लेते ही नहीं थे। फिर आता है मदर टंग इंटरफेरेंस, यानी कि हम जब इंग्लिश को पढ़ते हैं और जो स्कूल्स में होता है, तो आजकल क्या होता है कि मदर टंग का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं टीचर भी और स्टूडेंट भी। मदर टंग, जैसे कि मदर टंग हमारी मान लेते हैं हिंदी है, सबकी हिंदी ही, हिंदी नहीं होती सबकी। जैसे राजस्थान में लोग रह रहे हैं तो उनकी मारवाड़ी या कुछ भी हो सकती है मदर टंग, लेकिन जो भाषा हम स्कूल में यूज़ करते हैं वो मोस्टली हिंदी ही होती है। तो मोस्ट ऑफ द टीचर्स और स्टूडेंट होते हैं वो अपनी होम लैंग्वेज को ही ज़्यादा वो करते हैं, उसको ही यूज़ करते हैं। तो वो इंग्लिश कैसे सीखेंगे? इंग्लिश वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ हिंदी में बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश कम्युनिकेशन कैसे डेवलप्ड होगा? ये भी क्वेश्चन आता है कि मदर लैंग्वेज को या मदर टंग को हम और क्या कहते हैं। तो फर्स्ट इसको होम लैंग्वेज कहते हैं, इसको नेटिव लैंग्वेज कहते हैं, इसको रिलीजियन लैंग्वेज कहते हैं, यानी कि क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज भी मदर टंग को कहा जाता है, कोलोकियल लैंग्वेज कहा जाता है, इसको वर्नाकुलर लैंग्वेज भी कहा जाता है। तो ये कुछ नाम है मदर टंग के। अब आगे बढ़ते हैं। फोर्थ जो है डिफ़िकल्टी या फोर्थ चैलेंजेस क्या है इंग्लिश टीचिंग का, तो डिफरेंस इन इंग्लिश वेरिएंट। अब क्या होता है कि अलग अलग जो इंग्लिश बोलने वाला व्यक्ति है, उसकी जो एक्सेंट होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। वेरिएंट
यानी कि उनकी जो बोली होती है वो अलग अलग होती है, कुछ वर्ड का प्रोनाउंसिएशन वो अलग करते हैं। तो एक जो बच्चा है वो भी वैसे कंफ्यूज हो जाता है कि उसको वो सही वर्ड क्या है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो सड़क को सरक बोल रहे हैं, तो अब बच्चा भी वही सीखेगा। तो इससे क्या है, गलत चीज़ों का जो है उनके दिमाग में इंटरप्रिटेट हो रहा है, वो गलत चीज़ें सीख रहे हैं। फिर उसके बाद आता है लैक ऑफ प्रैक्टिस। अगर हम सिखा भी दे कुछ वर्ड्स वगैरह, बच्चों को वोकेबलरी सिखा दे, तो प्रैक्टिस तो होती ही नहीं है। प्रैक्टिस नहीं होगी, हमारे हैबिट में चीज़ें नहीं आएगी, तो हम उसको कैसे डेवलप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आता है लैक ऑफ ऑडियो विजुअल एंड एड्स। जो ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर हो गए या कुछ वीडियोस दिखा दिए उनको, ये सारी चीज़ें जो होती है इनकी भी बहुत ज़्यादा कमी दिखाई दे रही है। इस वजह से भी जो बच्चे हैं इंग्लिश को नहीं सीख पा रहे हैं, उनका इंटरेस्ट इंग्लिश से ख़त्म होता है। लैक ऑफ मोटिवेशन बिल्कुल नहीं है कि लैंग्वेज को सीखने के लिए बिल्कुल कोई मोटिवेशन नहीं होता है बच्चों के अंदर। फिर आता है ओवर क्राउडेड क्लासेस जो आजकल की होती है उसमें कितने सारे बच्चे होते हैं, अब किन किन को वो इंग्लिश सिखाए, कम्युनिकेशन कैसे करे, ग्रुप्स कैसे बनाए, एक्टिविटी कैसे करे, क्लासेस ओवर क्राउडेड होती है। इसकी वजह से ये भी एक चैलेंज होता है। आगे बढ़ते हैं फिर माल प्रैक्टिस इन एग्ज़ाम। अब आप सबको बताएं, जो हमारे एग्ज़ामिनेशन होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, वो किस कैसे होते हैं। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, रोट लर्निंग को बढ़ावा देता है। उसमें हमें क्वेश्चन आंसर ही याद करने के लिए फोकस किया जाता है, रैदर देन अंडरस्टैंडिंग थिंग्स को। हम चीज़ों को समझते नहीं, सिर्फ याद करने को करते हैं। तो ये सबसे बड़ी जो है उसकी बड़ा चैलेंजेस है कि एग्ज़ाम का अप्रोच अगर हम चेंज कर दें तो शायद बच्चे अच्छे से पढ़ना शुरू कर दें। आगे बढ़ते हैं, रेमेडीज़ क्या क्या हो सकती है ये जो इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करने में, और जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनसे बचाव की रेमेडीज़ क्या हो सकती है। तो सबसे पहली रेमेडी के अंदर आता है, एक बच्चे को कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देना चाहिए। हमें क्या देना चाहिए, बच्चे को कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देना चाहिए, ताकि बच्चा आराम से सीख सके विदाउट एनी हेसिटेशन, वो चीज़ों को लर्न करे। जहाँ बच्चा अगर डरा हुआ एनवायरनमेंट में होगा तो वो कभी कोई चीज़ नहीं सीख पाएगा। डिफरेंट मेथड ऑफ टीचिंग, और टीचिंग के जो नए मेथड्स हैं उनको यूज़ में लाना चाहिए, जैसे ओरल अप्रोच। ठीक है, तो ओरली चीज़ों को बोलना, कम्युनिकेशन करना, टीम बनाना बच्चों की, वो कम्युनिकेट करे, इंग्लिश में बात करने का ट्राई करे। CLT कम्युनिकेटिव लर्निंग टीचिंग मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो के अंदर। तो ऐसी जो अप्रोच है उनका यूज़ करना चाहिए, डायरेक्ट मेथड का यूज़ करना चाहिए। डायरेक्ट मेथड बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, जिसके अंदर हमें मदर टंग का बहुत ही कम यूज़ करना होता है, और हम जो अपनी टारगेट लैंग्वेज है, यानी जो लैंग्वेज हमें सीखनी है, हम उसका यूज़ करते हैं। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेथड। इसके बाद आते हैं बिल्ड कॉन्फिडेंस अमंग स्टूडेंट के अंदर हमें कॉन्फिडेंट बिल्ड करना चाहिए। उससे क्या होगा कि बच्चा आराम से सीख सकता है। ठीक है, उनसे सिंपल क्वेश्चन हमें पूछने चाहिए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे तो वो उसका आंसर देगा, तो उसका कम्युनिकेशन और उसका कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ेगा। फिर कोलैबोरेशन, टीम वर्क्स करवाने चाहिए, पीयर एक्टिविटी करवानी चाहिए, ताकि कम्युनिकेशन को बढ़ावा मिले। हैंडलिंग मिस्टेक विद केयर, जो भी अगर बच्चा कोई मिस्टेक कर रहा है तो उसको विदाउट एनी एम्बेरसमेंट उसको ठीक किया जा सके, और ऐसा ना हो बच्चा हेजिटेट हो रहा हो आंसर देने में। अगर वो उसको मिस्टेक करने के लिए भी हम बढ़ावा दे सकते हैं। अगर उससे कोई आंसर आता है तो ऐसा नहीं है कि उसको हम टीचर ऐसा कहते हैं ना कभी कभी कि गलत भी दो पर दो आंसर, तो वो चीज़ होनी चाहिए। वो उसके अंदर फियर और एम्बेरसमेंट नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, कंक्लूजन पे आते हैं। टीचिंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज कैन बी एन्जॉयबल व्हेन अप्रोच्ड पॉजिटिवली। जो हमारे अप्रोच होंगे, हमारे मेथड्स होंगे, इन्वायरमेंट अच्छा होगा, तो हम इंग्लिश को भी इन्जॉय के साथ सीख सकते हैं। होप सबको वीडियो पसंद आए होंगे। अब मैं आपके लिए इससे रिलेटेड MCQ भी लाऊंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ओके, बाय बाय।